Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about आरोपण, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, भ्रूणीय आरोपण। तो स्त्रियों में भ्रूण का जो आरोपण होता है अर्थात आरोपण जो होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में एक चित्र के माध्यम से आपको हम आज बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आरोपण क्या है, आरोपण फर्टिलाइजेशन के कितने समय के बाद होता है और आरोपण में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये सब आपको बता दिया गया है। आज केवल एक डायग्राम खींचे हैं, इस डायग्राम से केवल ये समझाया जाएगा कि फीमेल के जेनाइटल पार्ट में अर्थात फीमेल के यूटेरस में किस प्रकार से भ्रूण यानी ब्लास्टोसिस्ट आरोपित हो जाता है, अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। तो चिपकने के बारे में आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। ओके। तो हम देखेंगे सबसे पहले आरोपण के समय क्या होता है। तो पहले एक ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला बनने के बाद इंडोमेट्रियम, ये जो गर्भाशय का इंडोमेट्रियम है, आपको पता होनी चाहिए कि यूटेरस में 3 बाल होता है। एक होता है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और क्या होता है एक इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होता है। ये आपको एक रफ डायग्राम खींच सकते हैं, यहाँ समझने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से। ये पेरीमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम और ये इंडोमेट्रियम। तो हम बात करने वाले हैं इंडोमेट्रियम। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण के आरोपण में भाग लेता है, या गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूणीय आरोपण में अपना जिम्मेदारी निभाता है। तो आपका आंसर तुरंत होनी चाहिए इंडोमेट्रियम यानी कि अंतः भित्ति। तो गर्भाशय का जो अंतः भित्ति है वही क्या करता है कि आरोपण में अपना योगदान देता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला में ट्रोफोब्लास्ट होते हैं जो बाहरी स्तर आपको दिखाई दे रहा है। अंदर में जो आपको दिख रहा है खाली जगह, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील कहते हैं। सील का भी मतलब यहाँ कैविटी ही होता है, खाली जगह होता है, स्पेस। ओके। अब कहते हैं अंदर में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है ना, ये क्या है, तो ये है इनर सेल मास, ठीक है ना। ये क्या है, इनर सेल मास। कहते हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतःभित्ति यानी इंडोमेट्रियम से जाके चिपकता है तो गर्भाशय के अंतःभित्ति में पहले एक कोण बनता है, शंकु बनता है। क्या बनता है, शंकु। ये जो कोण है, ये जो शंकु जो बना हुआ है, ये कोण क्या करता है, बनता है। और गर्भाशय के जो कोण यहाँ पर होते हैं, इस कोण में क्या करता है, चिपकने के लिए कैपेसिटी नहीं होती है। तो ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसील होता है यहाँ पर पाया जाता है फ्लूइड, और ये फ्लूइड क्या करता है, ये जो फ्लूइड है ब्लास्टोसील में जो भरा हुआ फ्लूइड है, तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ है, ये निकल करके क्या करता है, इंडोमेट्रियम पर जाके जमा हो जाता है। और इंडोमेट्रियम पर जैसे ही ये फ्लूइड जमा होता है तो ये पूरी तरह से गलने लगता है। ये क्या करता है, पूरी तरह से गलने लगता है, गल के कोणीय स्ट्रक्चर बनाता है यानी शंकु रूपीय स्ट्रक्चर बनाता है। और शंकु रूपीय स्ट्रक्चर जैसे बनता है गल करके तो ये आराम से चिपक जाता है। कौन, ब्लास्टोसिस्ट। किससे, तो इंडोमेट्रियम से। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएंगे एक कि ब्लास्टुला जो होता है गर्भाशय के किस हिस्से से चिपकता है, तो इंडोमेट्रियम। लेकिन पूछेगा ब्लास्टुला कैसे इंडोमेट्रियम से चिपकता है, तो कहिएगा कि ब्लास्टुला से फ्लूइड निकलते हैं यानी ब्लास्टोसील फ्लूइड ही क्या करता है, इसको चिपकाने में मदद करता है। ओके। अब आगे देखें। कहते हैं कि जब चिपक जाता है इंडोमेट्रियम से, देखिए डायग्राम में दिख रहा है ये इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम से जाकर के ये चिपक चुका है, कौन, ब्लास्टुला। ओके। तब क्या होता है, तब इनर सेल मास जो था इस तरह का जो बनाए थे ब्लास्टुला, आपको ये था है ना, ये वाला आपको दिखाई देगा। ओके। अब कहते हैं ये जो इनर सेल मास है, ये जो इनर सेल मास था, ये जो इनर सेल मास था, ये इनर सेल मास क्या करता है, बनाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये बनाता है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा इनर सेल मास का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या करता है, ये कहलाता है ईपी ब्लास्ट। ये क्या कहलाता है, ईपी ब्लास्ट कहलाता है। जो पिलर की तरह, पिलर यानी कि इस तरह का आकृति का पिलर की तरह लंबा लंबा है, लंबा लंबा है ना,
और इसके ठीक ऊपर देखिएगा, इसके ठीक ऊपर जो है ये जो छोटा छोटा है, ये छोटा छोटा जो बना हुआ है, छोटा आकृति का जो कोशिका है वो हाइपोब्लास्ट है, और ये जो पिलर के जैसा जो कोशिका है वो इपीब्लास्ट है। तो सबसे पहले इनर सेल मास ये दो संरचना बनाता है, हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट बनाता है। ओके ओके। अब कहते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि ये भी कम नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ बनाता है। तो ट्रोफोब्लास्ट से क्या करता है कि दो कोशिकाएं बनती है, दो स्तर बनता है। एक बनता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो आपको दिख रहा है, केवल यहां से लेके यहां तक का भाग ही साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप क्या कीजिएगा, ये पूरे भाग को साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं कहिएगा, यहां से लेके यहां तक का भाग जो है पूरा ये ट्रोफोब्लास्ट ही है। जहां तक चिपकता है वहां का भाग जो है ट्रोफोब्लास्ट, वो बदल जाता है किसमें, बाहरी और भीतरी स्तर में। तो भीतरी स्तर जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और बाहरी स्तर जो है वो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं ये दोनों ही स्तर आगे चल करके क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ओके। अब कहते हैं क्या कि आप देखिएगा कि ये जो है ये हाइपोब्लास्ट था, ये एपीब्लास्ट था, लेकिन इसके ठीक नीचे आते हैं तो ये जो है इपीब्लास्ट के ठीक नीचे देखिएगा तो यहाँ का यहाँ तक का भाग पूरा पतला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोन। एमनियोन ये बाह्य भ्रूणीय झिल्ली है जो आगे चल के पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो आज हम क्या किए हैं, केवल इस डायग्राम को समझाएं कि किस तरह से भ्रूणीय आरोपण होता है, उसके चित्र को समझाएं बढ़िया से। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कहते हैं सबसे पहले ब्लास्टुला आता है और इंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। चिपकने के लिए ब्लास्टुला तरल पदार्थ निकालते हैं जिससे इंडोमेट्रियम धंसता है और कोन जैसी संरचना बनाता है, शंकु जैसा। धंसने के बाद इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट में क्या होती है, रूपांतरण होती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, वो दो लेयर बनाता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिन साइटियोट्रोफोब्लास्ट। ओके। अब कहते हैं कि इनर सेल मास भी कम नहीं है। इनर सेल मास क्या करता है, ऊपर की ओर हाइपोब्लास्ट बनाता है जो आकृति में छोटा होता है, नीचे की ओर जो है ये इपीब्लास्ट बनाता है जो आकृति में पिलर की तरह लंबा लंबा होता है। अब कहते हैं इसके बीच में जो कैविटी है उसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी के ऊपर जो झिल्ली दिख रहा था उसको बोलते हैं एमनियोन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया गया है बढ़िया से, ठीक है। ओके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करने वाले हैं जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। तो आपको पता होनी चाहिए कि गैस्ट्रुलेशन जो है भ्रूणीय विकास का सबसे अंतिम चरण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन अगर हो गया स्त्री में तो समझो भ्रूण का निर्माण भी हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन जब तक नहीं होते तब तक ले भ्रूण का निर्माण होना संभव नहीं है। तो स्त्रियों में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का सबसे लास्ट जो प्रोसेस है वो है गैस्ट्रुलेशन। तो हम भ्रूणीय विकास का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चौथा स्टेप के रूप में गैस्ट्रुलेशन। हम गैस्ट्रुलेशन को हिंदी में गैस्ट्रुलेशन ही कहते हैं, इसीलिए आपको लिखने की आवश्यकता या नहीं हिंदी, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया। अब कहते हैं कि गैस्ट्रुलेशन है क्या, इसका कुछ जीके नॉलेज समझ लेते हैं, इसके वर्ड को हम तोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि गैस्टर का मतलब होता है बेली होता है, और आपको पता होनी चाहिए बेली का मतलब क्या होता है, पेट होता है ना, पढ़े होंगे अंग्रेजी में। तो बेली मने पेट, नोज मने नाक, आइज मने आंख, ये सब पढ़े होंगे। अब कहते हैं गेस्टर वर्ड का मतलब यहाँ बेली क्यों लिखा गया है, तो गैस्ट्रुलेशन का जो है बेली से क्या रिलेशन है समझिए। कहते हैं कि गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो भ्रूण क्या करता है, भ्रूण क्या करता है, वो पेट के जैसा आकृति में बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पर गेस्टर वर्ड यूज किया गया। गेस्टर माने गैस्ट्रुलेशन। ओके। तो अब हम सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन का डिफिनेशन जानेंगे, फिर गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है इसके सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि गैस्ट्रुलेशन है क्या, इसको आप समझिएगा बढ़िया से। कहते हैं कि जब ब्लास्टुला है ना, गैस्टुला में 3 जनन स्तर यानी 3 जर्मिनल लेयर के साथ रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है
गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। काफी सिंपल डिफिनेशन, आपको एक लाइन में याद हो जाएगा और काफी इजी ही डिफिनेशन आपको बताया जाता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओके, तो कहते हैं एक बार फिर से समझ लेंगे डिफिनेशन को, क्योंकि बहुत इजी है। जब ब्लास्टुला, आप ब्लास्टुला पढ़ चुके हैं, पहले बताए हैं, जब ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर के साथ रूपांतरित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, तो गैस्ट्रुला क्या करेगा, ब्लास्टुला से बना, लेकिन गैस्ट्रुला ही केवल नहीं बनेगा, गैस्ट्रुला के साथ 3 जनन स्तर भी होंगे, तब इस प्रोसेस को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। ओके, अब कहते हैं गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है ये जानना होगा। तो कहते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकीय गति होती है, यानी सेलुलर मूवमेंट होता है, कोशिकीय गति होती है, जिसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ये एग्जाम में आपके पूछेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी लाइन है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ये हो गया गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकीय गति जो होती है उसी को हम लोग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हम लिखे हैं, एनसीईआरटी लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इस बार। कहते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो कोशिकीय गति होती है, मतलब नहीं समझे आप, कहने का मतलब ये हुआ कि जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा तो गैस्ट्रुला में जो कोशिका होंगे वो क्या करेगा, गति करता है, यानी वो गति करता है, मूव करता है। और गति मने एक जगह दूसरी जगह नहीं जाना, चलना फिरना नहीं, इसका गति, यहाँ गति का मतलब ये हुआ उसके रूप रंग में धीरे धीरे बदलाव आएगा, है ना। तो जो बदलाव आता है उस बदलाव को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, अब कहते हैं कि ये क्या करता है, तो मॉर्फोजेनेटिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट आकृति एवं आकारिकी में परिवर्तन लाता है। एग्जाम में ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कहेंगे कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या करता है, तो कोशिका के आकृति और आकारिकी में, आकारिकी का मतलब होता है बाहरी रूप रंग, आकृति का मतलब होता है शेप, है ना। तो ये दोनों ही बिल्कुल बदलने लगता है, तो बदलना ही कहलाता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब आगे आप देखिएगा जिसका नाम होगा प्रोसेस। कहते हैं कि इसके बहुत सारे क्या हैं कि प्रोसेस है। कहते हैं कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला जब 3 जनन स्तर के साथ बनता है तो इतनी आसानी से नहीं बन जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब ये सारे स्टेप्स कौन कौन से हैं उसको हम एक एक करके ध्यान से पहले बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब प्रत्येक स्टेप को आपको बताया जाएगा। तो कहते हैं कि सबसे जो पहला स्टेप है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डिस्क। हिंदी आप लिख सकते हैं भ्रूणीय घुंडी का निर्माण। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा। कहते हैं ये पहला स्टेप हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते चले जाएंगे और डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। तो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डिस्क का मतलब क्या होगा, समझिएगा। कहते हैं कि जब इनर सेल मास क्या करता है, जब इनर सेल मास इपीब्लास्ट एवं हाइपोब्लास्ट बनाता है तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूणीय घुंडी कहते हैं। भ्रूणीय घुंडी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भ्रूणीय घुंडी क्या है, तो भ्रूणीय घुंडी क्या है, तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का निर्माण ही क्या है, भ्रूणीय घुंडी है। तो कहते हैं कि जब इनर सेल मास,
इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, भ्रूणीय घुंडी कहा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ओके। अब कहते हैं कि जब इनर सेल मास इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है तो इसे भ्रूणीय घुंडी कहते हैं, है ना। आप देखने में मतलब कैसा लगेगा उसको आप देखिएगा, छोटा छोटा डायग्राम आप बनाइएगा कॉपी में, काफी सिंपल से, है ना, ध्यान से जरा बनाइएगा। ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, आपको पता होनी चाहिए ट्रोफोब्लास्ट, पहले भी आपको बता दिया गया है, काफी इजी है। ये ट्रोफोब्लास्ट। आप कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है कि इनर सेल, ट्रोफोब्लास्ट में किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि पहले स्टेप में, गैस्ट्रुलेशन के पहले स्टेप में ट्रोफोब्लास्ट की कोई भी भूमिका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। केवल इनर सेल मास क्या करता है कि ये पिलर की तरह लंबा हो जाता है, यहाँ देखिएगा पिलर की तरह जो लंबा हो गया, इसको हमने कहा इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट। और जो छोटा छोटा नीचे की ओर आपको दिख रहा है ना, इस तरह से, इसमें न्यूक्लियस हम डाल देंगे, इसको कहेंगे हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब यही दोनों मिल करके बनाता है एम्ब्रायोनिक डिस्क बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इपीब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। तो कहते हैं कि इनर सेल मास क्या करता है, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है। इपीब्लास्ट पिलर की तरह लंबा होता है और हाइपोब्लास्ट आकृति में छोटा होता है। इन दोनों को मिला के कहते हैं भ्रूणीय घुंडी, यानी एम्ब्रायनल डिस्क कहते हैं। तो आज पहले स्टेप हमने डिस्कस किया गैस्ट्रुलेशन का, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गैस्ट्रुलेशन के दूसरे, तीसरे या चौथे, यानी कि 7 स्टेज होते हैं, तब जाकर के भ्रूण आपका तैयार होता है। कब? 3 जर्मिनल लेयर के साथ। तो दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट जो भी स्टेप्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके तक पहुँचे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये 2016 और 2014 के एनुअल एग्जाम में, यानी एनम यानी एनुअल एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है ना। तो इसको एक एक करके ध्यान से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।